द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जीएनएफसी के बारे में, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, उसके फिनेंशियल्स, उसके बिजनेस, उसके फ्यूचर आउटलुक और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे इस कंपनी के बारे में। दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक तो वैल्यूएशन है और एक यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो इन सारी चीज़ों में बात करेंगे और यहाँ पे रिसेंट में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, अगर आप देखेंगे गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, आप समझ गए होंगे ये इस कंपनी के दो बिजनेस है, एक तो फर्टिलाइजर्स का है और एक केमिकल्स का है। केमिकल्स का जो इनका बिजनेस है वो बेसिकली प्रॉफिटेबल वेंचर है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन होता है। फर्टिलाइजर्स अगर आपको मैं बताऊं तो बेसिकली इट इज अ रेगुलेटरी, यहाँ पे सरकार एक तो उसके प्राइसेस को रेगुलेट करती है और सरकार की सब्सिडी के बेसिस पे यहाँ पे सारा काम होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनके ये दो बिजनेस मेजर बिजनेसेस है। अगर अपन देखिए इनके मेजर जो केमिकल्स वगैरह हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है वो मिथेनॉल है, जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मिथेनॉल प्रोड्यूसर है, जो कि इनका जो कैपेसिटी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2,68,000 MTPA का यहाँ पे इनका कैपेसिटी है। उसके बाद इनके एक यहाँ पे केमिकल है TDI करके, उसकी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका मतलब मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। फिर अमोनिया और यूरिया जो इनके बेसिकली फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं वो यहाँ पे इनका है। फिर एक इनका फॉर्मिक एसिड है जो ये लोग बनाते हैं। अब इन सबकी क्या क्या यूजेज है, एक एसिटिक एसिड भी है जिसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बेसिकली फार्मा और अदर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा एसिटिक एसिड और यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें इनका यूज़ होता है एसिटिक एसिड का। तो इस तरीके से इनके ये मेजर प्रोडक्ट्स है और मेजर बिजनेसेस है। अगर अपन देखें तो कंपनी के एनुअल तो कंपनी ने थोड़ी बहुत गाइडेंस दी है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कैसी है। जैसे कि मैंने बोला, हाईली रेगुलेटेड है और मॉनिटर्ड है, ह्यूज कैपेक्स लगता है। उसके अलावा यहाँ पे इंपोर्ट भी होता है, ठीक है, इनका इंपोर्ट होता है फर्टिलाइजर्स का, बिकॉज अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है वो इनएडिक्वेट है। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड सल्फर, ये कुछ मेन न्यूट्रिशंस है जिसके थ्रू यहाँ पे काम होता है। इनके टोटल 32 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 10 DAP यूनिट्स है, 19 NPK यूनिट्स है और थोड़ी बहुत अदर यहाँ पे यूनिट्स है। फिर अगर अपन केमिकल्स में भी की बात करें तो केमिकल्स बेसिकली इनकी जो मैंने आपको बताया, जैसे कि केमिकल्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे यूसेज वगैरह दे रखा है केमिकल्स का, तो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री का यहाँ पे यूसेज है कि बल्क केमिकल्स वगैरह जो ये मेन बनाते हैं, इनका काम है बल्क केमिकल्स बनाने का, ठीक है। उसमें अगर अपन इनकी केमिकल्स की यूसेज देखें तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर अपन यहाँ पे बात करें एसिटिक एसिड की तो इनका एग्रोकेमिकल्स में यहाँ पे यूज़ आता है। उसके अलावा इनका जो एक फॉर्मिक एसिड है वो यहाँ पे लेदर और रबर इंडस्ट्री और फार्मा और टेक्सटाइल में यूज़ आता है। मिथेनॉल बेसिकली फार्मा में यूज़ आता है। उसके अलावा यहाँ पे एक है ना वैल्यू चेन भी है। वैल्यू चेन कैसे हुआ, देखो, ये एसिटिक एसिड भी बनाते हैं और ये बेसिकली यहाँ पे मिथेनॉल भी बनाते हैं। अब है ना मिथेनॉल से यहाँ पे क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू इंटीग्रेशन है और यहाँ पे एक इसको अगर अपन बोले तो बेसिकली यहाँ पे एक इंटरनल एक है ना वर्टिकल इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से भी ये लोग बेनिफिट करते हैं। फिर इनका अगर अपन देखिए कार सेटिंग, जो TDI वाला केमिकल है जो सबसे ज़्यादा चलता है, एडेसिव्स वगैरह में भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अगर अपन केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे इनके जो केमिकल्स है, जितने भी इनके मेजर केमिकल्स हैं उनका जो लास्ट ईयर से अभी तक अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट बेसिकली कम हुआ है। सो बेसिकली कंपनी को China+1 से भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जो अगर अपन देखेंगे तो TDI, एंटीलाइन अमोनियम नाइट्रेट वगैरह पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है, जब भी कोई वहाँ से इंपोर्ट करता है तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है, यानी कम भाव पे, इंडिया से कम भाव पे अगर कभी भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है तो उस पर उतनी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सरकार ने रिसेंटली थोड़े बहुत क्या है ना इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह कम करी है। एसिटिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जिस पर अभी रिसेंट में इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह कम की गई है। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली इन पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। केमिकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको कंपटीशन कहाँ कहाँ से होता है। अगर आप देखोगे तो इनके जो मेजर एसिड्स हैं सब में है ना चाइना जरूर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो चाइना से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको कंपटीशन आता है। उसके बाद अभी रिसेंट में ना रशिया पे भी एक थोड़ा बहुत कोई बैन लगाया था केमिकल्स को लेके, नहीं, रशिया ने खुद ने ही एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, तो उस पर भी एक बहुत ज़्यादा है ना इम्पैक्ट इनको देखने को मिला। तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। तो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन मेजर प्लेयर्स हैं, कितना इनका मार्केट शेयर है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास यहाँ पे कितनी कैपेसिटीज है और उसका ओवरऑल इकोनॉमी में कितना आउटलुक है।
तो मार्केट शेयर की अगर आप बात करो ना, तो इनका यहाँ पे कुछ मार्केट शेयर जो दे रखा है, जैसे TDI के अंदर इनका ना 66% का डोमेस्टिक के अंदर मार्केट शेयर है, ठीक है। उस तरीके से ये लोग काम करते हैं। थोड़ा बहुत इनका बिजनेस एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी होता है। लगभग अगर अपन देखें तो FY21 में 275 करोड़ का इनने एक्सपोर्ट किया था। तो ये इनके कुछ मेजर चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी के पास यहाँ पे एक है ना लाइबिलिटी खड़ी है 15,000 करोड़ की। आप सभी को पता होगा एजिया ड्यूज करके एक लाइबिलिटीज थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे GNFC पे भी लगाई गई थी। GNFC के पास भी कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स थे, उसके कारण इनके पास TSP का लाइसेंस था, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का। तो वो बेसिकली इन पे 15,000 करोड़ की ड्यूटी लगाई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट क्या बोला था उस पर डिसीजन पे, कि जितनी भी PSUs है जो नॉन टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है, उन पे ये लाइबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पे वापस इस पे DOT यहाँ पे नया अपना अपडेट देगी। बट अभी तक DOT ने कुछ अपडेट नहीं दिया। कुल मिला के वो लाइबिलिटी जो 15,000 करोड़ की थी, तो अभी खत्म कर दी गई है। तो बेसिकली ये लिटिगेटेड लाइबिलिटी, अगर 15,000 करोड़ की लाइबिलिटी आ जाती है तो इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा, बिकॉज इनका इतना मार्केट कैप नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब अपन थोड़े बहुत इनके फिनेंशियल्स वगैरह देख लेते हैं और अदर चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो अभी जो फिनेंशियल रिजल्ट्स आए वो काफ़ी अच्छे आए हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो उस तरह के मार्जिन्स यहाँ पे मेंटेन हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये हमें अगले क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में भी देखना पड़ेगा। अगर अपन देखें तो कंपनी का जैसे लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 5,300 करोड़ का था, और अभी इस एक क्वार्टर में 2,400 करोड़ का रेवेन्यू आ गया। Q-on-Q और YoY बेसिस पे कंपनी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू रहा है। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट लगभग यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जितना कंपनी ने लास्ट ईयर पूरे साल में 700 करोड़ कमाया था, लगभग उसका 75% प्रॉफिट कंपनी ने इसी क्वार्टर में कमा लिया। आप समझ गए होंगे बेसिकली ये एलिवेटेड प्रॉफिट्स है। एलिवेटेड प्रॉफिट्स का मतलब ये हुआ कि जो रिसेंट कमोडिटी प्राइसेस के कारण इनकी ये डिमांड इस तरीके से बढ़ी है, इसको मेंटेन करना यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ केमिकल प्राइसेस टेम्पररी मूव होती है, उसके कारण टेम्पररी एलिवेटेड प्रॉफिट्स भी दिखते हैं। जैसे कि अगर आप समझें तो बालाजी अमाइंस या फिर अल्काइल अमाइंस किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे यहाँ पे ट्रेड होते थे, क्योंकि उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन अर्न करने को मिल रहा था। जैसे उनके मार्जिन वापस बैक टू नॉर्मल हुए, वापस शेयर टूट गया। तो इसलिए हमेशा ये इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये एक सेगमेंट वाइज रिपोर्ट है जो यहाँ पे अपने को ये बताती है केमिकल से कितना प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पे फर्टिलाइजर से कितना आ रहा है। अगर आप देखोगे इनका मेन बिजनेस 1600 करोड़ का जो होता है वो केमिकल्स का होता है, उससे ही सबसे ज़्यादा 600 करोड़ का लगभग एबिटा जनरेट होता है। बाकी अगर आप देखोगे तो अपना जो फर्टिलाइजर वाला है वो रेगुलेटेड होने के कारण उससे बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ही थिन मार्जिन है। इवन FY21 में तो कंपनी को लॉस भी था। तो इस तरीके से ये कंपनी के रिजल्ट्स रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि कंपनी के यहाँ पे अपने मार्जिन्स मेंटेन रह पाते हैं या नहीं रह पाते, तो वो भी हमें देखना रहेगा। उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या बोलता है, तो मैनेजमेंट ने भी बताया चीज़ें, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है ये देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, एक तो फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स यहाँ पे अभी डाउन हो गए हैं। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे अगर आप देखोगे इंपोर्ट रिडक्शन होने के कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी डिमांड यहाँ पे नहीं कम हुई है। उसके अलावा कंपनी के कुछ यहाँ पे नए प्लांट्स वगैरह हैं, ये लोग लगातार अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी गोरखपुर के अंदर यहाँ पे एक यूरिया का प्लांट लेके आ रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत इनका अदर प्लांट्स भी है, एक रामा गुंदम करके एक जगह है वहाँ पे भी। उसके अलावा जो की फर्टिलाइजर इनपुट्स है उनके यहाँ पे जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं लास्ट ईयर से, अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब यहाँ पे फर्टिलाइजर के यहाँ पे जो इनपुट मटेरियल है वो भी बढ़ गया। इसलिए भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि कंपनी ने एक और चीज़ बोली है कि यहाँ पे जो हमें मेजरली प्रॉफिट आ रहा है वो बेसिकली केमिकल से आ रहा है। अगर आप देखोगे तो केमिकल्स के कारण आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे इसकी जो डिमांड और प्रोडक्शन एज वेल एज दोनों चीज़ें बढ़ी है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक और बात बोली गई कि केमिकल के इनपुट्स भी यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सरकार की जो सब्सिडी वगैरह थी ना इसको फर्टिलाइजर को देने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके कारण यहाँ पे ना फर्टिलाइजर वाला जो बिजनेस है अभी सस्टेन कर पा रहा है। बट केमिकल्स में उतने मार्जिन्स रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आने वाला समय बताएगा, ओवरऑल इकोनॉमी का यहाँ पे पैटर्न बताएगा। जैसे ही कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो एलिवेटेड इनपुट कॉस्ट है, हायर रियलाइजेशंस क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे केमिकल्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में क्या हुआ है, फर्टिलाइजर्स में स्पेशल सब्सिडी मिली थी सरकार से, तो इसलिए यहाँ पे उनके थोड़े बहुत यहाँ पे एलिवेटेड रेवेन्यू दिख रहे हैं। तो एक अपने वो चीज़ समझनी चाहिए कि कभी भी इस तरह के एक्सपोजर्स ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, बिकॉज टेम्परेरी नेचर के जो ये अगर ये मार्जिन मेंटेन हो पाते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड बाय। बट अगर ये नहीं मेंटेन हो पाते तो अपने को अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के टैक्स एक्सपेंस कम हुए बिकॉज
बिकॉज ऑफ जो उन्होंने न्यू रिजाइम यहाँ पे सेलेक्ट किया था उसके कारण भी। और सेगमेंट परफॉर्मेंस में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। थोड़े बहुत इन्होंने डी बॉटलनेकिंग करी, इनका जो दहेज में जो TDI का प्लांट है उसमें थोड़ी बहुत करी है। फिर यहाँ पे एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं जो कि 1300 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट और आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इस पे बात हो गई। अब थोड़े बहुत रेशोज़ को समझ लेते हैं। तो रेशोज़ के मामले में अगर आप देखोगे तो इसका जो पी है वो 6 के लगभग पी पे ट्रेड होता है, 6 के पी पे ट्रेड हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे 6 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, ठीक है। अब अगर अपन समझे इस बात को तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि इसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी 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 कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशो भी देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा कम है। प्राइस टू बुक रेशो 1.28 है, ईवी टू EBITDA रेशो भी 2.89 है। नेटवर्थ इसकी 6500 करोड़ है और इसकी जो मार्केट कैप है 8000 करोड़ का है। इसलिए मैं बोल रहा था 15000 करोड़ की जो लायबिलिटी अगर कल को आ जाती है तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बट एज ऑफ नाउ वो नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट अभी दिख नहीं रहा है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। OPM और NPM अभी एक एलिवेटेड लेवल्स पे दिख रहे हैं। इसका जो कैश साइकिल है 93 डेज का है। मतलब यहाँ पे कैश साइकिल मतलब रॉ मटेरियल का पेमेंट करने से लेके जो अपना इनका जो जनरेट होता है मतलब रेवेन्यू कितने टाइम में आता है तो वो उसका 93 डेज का होता है। प्राइस टू सेल्स 1.08 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे एक अपने को गुड बाय बताता है, ठीक है। तो करंट लेवल्स पे भी बाय बनता है कंसिडरिंग द वैल्यूएशन यहाँ पे एक लोअर लेवल्स पे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कंपनी PSU कंपनी है, ठीक है। इसमें गुजरात गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा स्टेक है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो प्रमोटर्स के अंदर जो गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लिमिटेड है और GSFC है, ये दोनों गुजरात गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं जिसके यहाँ पे अंदर स्टेक है। थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट बात एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे FII ने स्टेक काफी ज्यादा बढ़ाया है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो DIIs ने स्टेक कम किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक और चीज, कभी भी FII DII के भरोसे उनके ट्रेड को कॉपी ना करें, तो अपना ड्यू डिलीजेंस भी करें। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हो गई है। अगर अपन बैलेंस शीट पे यहाँ पे फोकस करें तो बैलेंस शीट कंपनी किस तरीके से दिख रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास बोरिंग्स यहाँ पे 11 करोड़ की है। मार्च 2020 से मार्च 2021 में कंपनी ने अपनी बोरिंग्स बहुत यहाँ पे भारी तरीके से कम करी है। बट कंपनी के पास अदर लाइबिलिटीज हैं जो थोड़ी बहुत लगभग बड़ी है। अदर लाइबिलिटीज में क्या है, बेसिकली ट्रेड पेबल्स वगैरह जो वेंडर्स को पैसा चुकाना है। असेट्स वगैरह ठीक ठाक है, कैश वगैरह भी इनके पास ठीक ठाक है। तो ओवरऑल यहाँ पे बैलेंस शीट एक अच्छे यहाँ पे लेवल्स पे है। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया। इंपॉर्टेंट पहला रीजन मैंने बताया वैल्यू बेट है। दूसरा यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो होने वाली है वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल बेसिकली क्या है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। जैसे कि इथेनॉल था ना, वैसे ही अब नया एक यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्यूल है मिथेनॉल। अब इसमें क्या होने वाला है और इस पे क्या यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल सकती है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट का आपको रिसर्च पेपर दिखाता हूँ, उस पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि मिथेनॉल क्यों एक अल्टरनेटिव फ्यूल के लिए ऑप्शन है। तो उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसका जो बेसिकली एमिशन होता है CO2 का वो काफ़ी ज़्यादा कम है। CO2 SO2 में ये इसका जो एमिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके कारण अपना जो एनर्जी मिक्स है वो लाइकली यहाँ पे लो कार्बन इकोनॉमी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, एनवायरनमेंट वाली बात हो गई है। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे इसके पास जो इसका मेन इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मिथेनॉल को बेसिकली कोल और यहाँ पे नेचुरल गैस के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा मिथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद गैसोलिन ऑल्सो। अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, मिथेनॉल जैसे इथेनॉल के अंदर अभी पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जा रहा है ना, वैसे मिथेनॉल को भी मिलाया जा सकता है। इस तरह के यहाँ पे है ना एक्सपेरिमेंट्स और भी जगह और कंट्रीज में हो चुके हैं जहाँ पे मिथेनॉल बेस्ड यहाँ पे पेट्रोल और डीजल यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो बेसिकली यूज़ है ये एक तो है ना अपने इंपोर्ट ऑफ केमिकल्स वगैरह को भी रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिथेनॉल की कुछ यूजेज है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मिथेनॉल का जो यूज़ होगा वो बेसिकली अपने शिप और इनलैंड वाटरवेज के अंदर होगा। वहाँ पे EV यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे है ना मिथेनॉल का यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में प्रपोज भी किया था कि हम लोग मिथेनॉल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका काम हो रहा है। और इंडिया में जो मिथेनॉल है ना उसकी शॉर्टेज है। अगर आप देखोगे तो जो ग्रे चार्ट है ये अपना कंजप्शन बताता है। उसके अलावा अपना जो प्रोडक्शन है 0.27 का ही होता है। तो बेसिकली 90% जो मिथेनॉल है वो अपना इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इसमें इंडिया में 2-3 ही कंपनीज है जो मिथेनॉल में काम करती है। एक तो राजश्री केमिकल फर्टिलाइजर्स है, दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दीपक फर्टिलाइजर्स है, फिर GNFC है और GSFC है। तो ये 2-3-4 कंपनियां जो मिथेनॉल में काम करती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके जो प्राइसेस है, मिथेनॉल के प्राइसेस अभी रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है
यहाँ पे मिथेनॉल की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अगर आप देखेंगे तो अच्छी है। मैं उसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। गैसोलीन जो एक प्राइस आया था, हाँ, ये वाला जो है, ये बेसिकली क्या है कि अगर अपन कंपैरिजन किया जाए कि इथेनॉल और मिथेनॉल को गैसोलीन के साथ यहाँ पे मिला दिया जाए, अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर डिफरेंट फ्यूल्स टू रिप्लेस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो इथेनॉल जो है 69 रुपीज़ का पड़ेगा और वहीं पे जो पेट्रोल है 94 रुपीज़ का पड़ता है। बट वहीं पे अगर अपन देखें तो 37 रुपीज़ में अपने को मिथेनॉल मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक यहाँ पे वैल्यू बैठ है। मिथेनॉल जो है वो बेसिकली इथेनॉल से भी अपना सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे सरकार के यहाँ पे अदर तरह तरह के भी यहाँ पे आने वाले समय में अपने को देखने को मिल सकते हैं कि जो जो जैसे अभी इथेनॉल में इम्प्लीमेंटेशन किया है उस तरह के इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मिथेनॉल में भी देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में मिथेनॉल की डिमांड यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर अपन बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने मिथेनॉल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया तो 9% ट्रांसपोर्ट फ्यूल यहाँ पे चाइना में यूज़ होता है, फिर इटली, इसराइल, कोरिया और यहाँ पे भी इनका इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 65% 56% का ब्लेंडिंग होता है, मतलब पेट्रोल के अंदर 56% मिथेनॉल यूज़ होता है। तो आने वाले समय में इन कंट्रीज़ के अंदर जैसे यूज़ किया गया है मिथेनॉल को, उस तरीके से यहाँ पे इंडिया में भी अभी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी मिथेनॉल के अंदर एक दो कंपनीज और है जो काम कर रही है, वो है भेल भी उनका एक प्लांट है, वहाँ पे मिथेनॉल के रिलेटेड वो लोग काम कर रहे हैं। अभी इंडिया का रोड मैप क्या है, इंडिया का रोड मैप ये है बेसिकली मिथेनॉल को अभी इम्प्लीमेंट कब करने वाले हैं। तो इस पे अभी तक यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है मिथेनॉल ब्लेंडिंग कब से स्टार्ट होगी। बट जब से भी स्टार्ट होगी, जिस तरीके शुगर कंपनीज में तेज़ी देखने को मिली थी इथेनॉल के कारण, वहीं पे मिथेनॉल में अब यहाँ पे 2-3-4 कंपनीज है जिन पे अपने को फोकस रखना है। तो ओवरऑल ये है मिथेनॉल की कहानी और इस पे अपने को सबसे ज़्यादा बैट करना चाहिए और वैल्यू बैट के कारण जीएनएफसी करंट भाव पे भी अच्छा होता है। बट मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा आपको एडवाइस करूंगा कि इन्वेस्ट लो एंड इन्वेस्ट स्टैगर्ड मैनर में बाय करें। कैसे स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, अगर आप देखोगे तो 10-15% ऊपर है आपका जीएनएफसी, 530 के लगभग इसका भाव चल रहा है। ठीक है, अगर किसी को भी यहाँ पे 100 या 1000 शेयर खरीदने हैं तो एज ऑफ नाउ आप कितने खरीदेंगे, केवल 10% अपनी क्वांटिटी खरीदे। ठीक है, कल इसका भाव देखिए, अगर कल भी बढ़ता है तो थोड़ा और खरीदे। अगर कल वापस नेगेटिव इंपैक्ट लेता है, 2-3 दिन बाद नेगेटिव इंपैक्ट लेता है, तो लेट्स वेट टू प्राइस सेटल डाउन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होगा कि लगभग 50% क्वांटिटी अभी आप बाय करके रखिए। दूसरा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर तक का वेट करें, नेक्स्ट जो चीज़ें कैसे डेवलप होती है उसका वेट करें। अगर उस टाइम भी रिजल्ट अच्छे होते हैं तो पक्की फिर ये एक लॉन्ग टर्म बैट हो जाएगा। और जैसे ही मिथेनॉल पे कभी भी गवर्नमेंट का या फिर किसी भी बड़ी न्यूज़ में एक अपडेट आएगा तो एक इनको इस सेक्टर को जरूर फायदा मिलेगा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस जीएनएफसी पे। इस पे ज़्यादा और कुछ है नहीं। और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी, रिस्क वगैरह मैंने आपको बता दी। फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि लो मार्जिन बिजनेस है। दूसरा, एजीआर ड्यूज की जो अभी इम्पेंडिंग है, अभी डीओटी को अपडेट करना बाकी कि उस एजीआर का क्या होगा जो 15,000 करोड़ का इनके मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो वो चीज़ों पर भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। सो इस तरीके से ये हमारा एनालिसिस था जीएनएफसी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।